2:30 बजे के बाद 2:45 के करीब बेल बजी, डोरबेल में वही होगा। मुझे लगा कि अमन ही आया होगा। ये गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा। बहुत हिलाया डुलाया, बहुत उसको वो किया, बट ये भी कुछ बचा नहीं था वहाँ पे। मुझे चिंता हो रही थी कि इसके साथ भतीजा भी था, उसका क्या हुआ। दिवाली वाले दिन की बात है, 2019 की। तो ऑफिस से ही फ़ोन किया कि आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ ऑफिस से, तो मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के घर साकेत, और मेरे 2 फ्रेंड्स मेरे साथ ही आएंगे। दिवाली का अपने साथ ही रहेंगे, आप डिनर वगैरह सबके लिए बना लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो ऑफिस से ही पीतमपुरा से साकेत चले गए, और साकेत से शाम को 5:30-6 बजे के बाद 2 फ्रेंड्स को लेके आया। सब हैप्पी थे, मैंने सबको स्नैक्स दिया, फिर डिनर बनाया, सबको डिनर खिलाया। फिर मदर इन लॉ मेरी, उसकी दादी ने बोला आप सब बच्चे चलो मेरे साथ पूजा करो दिवाली की। सब ने मिल के पूजा की। फिर वो लोग बैठ के गिटार सुन रहे थे उसका, बोले तुम गिटार सुनाओ। एक छोटा सा डॉग भी था, उसको बैठाया, पैरों में उसके बैठा रहता था, और फिर उसने बहुत अच्छा सॉन्ग बजाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। उसके फ्रेंड्स ने उसकी रिकॉर्डिंग भी की, सब इन्जॉय कर रहे थे। मैंने उसके फ्रेंड्स को बोला अब 11 बज रहे हैं, तुम लोग यहीं सो जाओ, आज रुक जाओ रात को इसके पास ही। तो बोले नहीं आंटी, कल ये हमारे पास आने वाला है मॉर्निंग में, कल ये दिन भर वहीं रहेगा मेरे घर पे, तो हम लोग ओला से चले जाते हैं। तो 11:30 के बाद वो लोग चले गए खा पी के। फिर मैं भी टायर्ड थी, मैंने कहा तुम रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो बोला हाँ ठीक है। आधे घंटे बाद 12 o'clock उठ के आया कि मेरे को भाई बुला रहा है, मामा का बेटा, मैं जा रहा हूँ, उससे मिल के आधे 1 घंटे में आ जाऊँगा, आप लोग रेस्ट करो। मैं कहा भी। और फिर 1-1:30 बजे करीब हस्बैंड की नींद खुली, तो उन्होंने कॉल किया कि इतना लेट हो रहा है, तुम आए नहीं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मैं बस ये मामा के घर के नीचे ही हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ, रास्ते में ऑन द वे हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। भतीजे ने भी बात की, नमस्ते किया, सब हैप्पी दिवाली विश किया। फिर बाई चांस थके थे हम दोनों की आंख लग गई, और करीब पता नहीं चला, आया नहीं। 2:30 बजे के बाद 2:45 के करीब बेल बजी, डोरबेल में कहा वही होगा। मुझे लगा कि अमन ही आया होगा। मैं उठ के गई तो 2 लड़के अनजान खड़े थे। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने गाड़ी नंबर हमारा बताई, ये गाड़ी आपकी है? हमने कहा हाँ। बोले आंटी ये गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा, आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस भी है नीचे गाड़ी में, बट पुलिस रुकेगी नहीं, तो वो इन्फॉर्म करके आपको चली जाएगी, आप चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्या हो गया क्या नहीं। बच्चे फ़ोन कर सकते थे कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बता सकते थे। तो मैंने कहा अच्छा 2 मिनट रुको। मैंने हस्बैंड को उठाया, फटाफट हम लोग ने कुछ लिया, अपना पैसे वैसे लिए, निकल गए। साथ में उनके रहे थे, तो उन्होंने हमें सर्वोदय हॉस्पिटल में ड्रॉप किया 19 सेक्टर में। और वहाँ पे डॉक्टर से मिले ये हस्बैंड, तो बोले कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है हेड से, तो हेड इंजरी ही थी सिर्फ, अदरवाइज बिल्कुल बेड पे लगा था कि अमन सो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कहीं कोई चोट नहीं थी, हल्की सी बस चिक्स के ऊपर खरोच थी। बहुत हिलाया डुलाया, बहुत उसको वो किया, बट ये भी कुछ बचा नहीं था वहाँ पे। डॉक्टर्स हम लोग को कंसोल करके चले गए। मिडनाइट का टाइम था, 4-5 बज रहे थे, भोर हो रही थी सुबह की। फिर हमने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, डॉटर को फ़ोन किया, उसके हस्बैंड को बताया, उसको नहीं बताया डॉटर को, उसके जेठ को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सीरियस है, आप लोग यहाँ पहुँच जाओ फरीदाबाद। तो 1 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उसके 2 फ्रेंड्स जो रात को वापस गए थे साकेत, फिर उनको फ़ोन किया, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में आ गए। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अच्छा खासा हंसता खेलता रात में छोड़ के गए, 5 घंटे बाद आप अंकल ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे चिंता हो रही थी कि इसके साथ भतीजा भी था, उसका क्या हुआ। मैं बार बार उसके बारे में पूछ रही थी, बट मुझे कोई बता नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जा चुका था। और हम सबको यही बोला जा रहा था कि उसको ब्लड चढ़ रहा है, उसका ऑपरेशन होना है, अभी 12 बजे डॉक्टर आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बीके हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन चल रहा है। मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपना प्रेयर्स करती रही, चैंट करती रही कि
कम से कम एक गया तो एक तो बच जाए, दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक तो रह जाए। मैं बुद्धिज़्म में थी, चैंट करती थी, तो मैं रेगुलरली वही चैंट कर रही थी। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो थोड़ा आश्चर्य भी कर रहे थे कि आंटी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं करती हूँ और मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ। तो उनको आश्चर्य भी हुआ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो कि आपके सामने ऐसा ऐसा हो रहा है और आप अदर्स के लिए प्रे कर रहे हो। हमने कहा यही हम लोग को टीच किया जाता है कि फर्स्टली प्रे फॉर द अदर्स एंड बुद्धा विल टेक केयर फॉर योरसेल्फ। अब क्या हुआ उस दिन, कैसे उन लोग का एक्सीडेंट हुआ, आज तक किसी मिस्ट्री बनी है, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तो मुझे यही चिंता थी। तो मैं फिर घर गई, उनके घर गई, यहाँ अपनी बेटी को भेजा अपने घर कि तुम जाओ दादी को और सबको देखो, डॉग को, और मैं उधर जाती हूँ। मैं उधर गई, उन लोगों को तब तक नहीं मालूम था। उसके बाद ही फिर जब ले गए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में, बीके हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से सर्वोदय से डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी और बोला कि अब आप इनको एम्बुलेंस से लेके जाएं बीके हॉस्पिटल। वहाँ पे मर्चरी में सारी चीज़ें होंगी पोस्टमार्टम, क्योंकि एक्सीडेंट का केस है तो ऐसे हम नहीं दे सकते आपको बॉडी। वही उसके दोनों फ्रेंड्स थे, जॉन एंड सौरभ, वो लेके गए साथ में। वहाँ पे करीब करीब शाम हो गई, काफ़ी टाइम लग गया। फिर थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर हम लोग को बोला कि आप ब्रदर के घर चले जाओ, वहाँ पे ही रहो, वहीं हम लेके आएंगे दोनों को। फिर शाम तक हम वहीं चले गए। फिर वहाँ पे शाम को लेके आए दोनों बच्चों को 2 एम्बुलेंस से। तो अच्छा तो नहीं था एटमॉस्फेयर, सभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट एक साथ 2 बच्चों का एक ही परिवार से जाने का। बहुत बुरा टाइम था, बहुत सदमा था, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस समय इतना फैमिली डिस्टर्बेंस हो गया, फिर भी मैंने बहुत हिम्मत की और अपने फैमिली के साथ साथ ब्रदर की फैमिली को भी बहुत सपोर्ट दिया, उसकी भाभी को, ब्रदर को, उसकी सिस्टर को, उसकी वाइफ को। सब मेरे को पूछते थे कि आप बुआ कैसे कर लेते हो इतना, क्यों? मैंने कहा अब तो आपको मालूम है ना कि अब तो बंदा जा चुका है, वो नहीं आएगा। जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो भी उसकी निशानी है या जो भी और लोग हैं आप लोग, तो उनको टेक केयर करना अब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो गम है वो तो हमारे अंदर रहने ही वाला है, वो जल्दी से जाने वाला नहीं है। उस समय ऐसा ही लगता था कि वो रिमूव नहीं कर सकते हैं हम। के बाद एक मेरी फ्रेंड है रोनी में, जो मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि ये मेडिटेशन है, तुम ये ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने वो ज्वाइन किया, तो अच्छा लगा मुझे। फिर उसमें बहुत सारे कोर्सेज थे, वो सारे कोर्सेज मैंने किए। करते 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 मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वो उसमें हीलिंग के बारे में बताया जाने लगा कि आप सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हो, किसी भी ग्रीफ से, किसी भी पेन से या किसी भी तरीके के सेटबैक से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। अच्छा लगा, मैं फिर उसमें आगे बढ़ने लग गई और स्टडी किया, मेडिटेशन किया, बुक्स पढ़ी काफ़ी सारी। अपने बेटे की डेथ से मैंने यही सीखा कि लाइफ किसी की डेथ के साथ ख़त्म नहीं होती, उसकी एक नई जर्नी शुरू हो जाती है और आपको उसके बिना रहना सीख जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ अभी इस वर्ल्ड में, फिज़िकल वर्ल्ड में बची हुई है। तो आप उस ढंग से जिए कि आपको देख के औरों को कुछ सीखने को मिले, वो कुछ आपसे सबक ले सकें कि नहीं, लाइफ एंड डेथ दोनों ही आप अपनी ही लाइफ के पार्ट है, कभी ना कभी हम सबको ही जाना है। तो उसको इतना ग्रीफ में, इतना मिजरी के रूप में ना लें, उसको एक नॉर्मल रूप में लें। अगर उसको सेलिब्रेशन में नहीं आप ले सकते, आप बहुत खुश नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट आप नॉर्मल रहें, उसको एज ए डेली रूटीन में एक्सेप्ट करें अपने जीवन में कि जो चला गया उसने वापस नहीं आना है। लेकिन हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार आपको नहीं मिलेगी। आप अपने लिए जिए, आप दूसरों के लिए जिए, जिनको आपकी ज़रूरत है उनके पास पहुँचें, उन्हें कुछ दें, उन्हें कुछ सिखाएं, उनकी मदद करें और इस तरीके से अपना मोटो चेंज कर लें, अपने जीवन का मकसद थोड़ा ब्रॉड कर लें।